मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। हमारे पास एग्जाम्पल 61 है और रोटेशनल मोशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर रोटेशनल मोशन में हमारे पास में जो क्वेश्चन में गिवन है और यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम। इस रॉड का मास कैपिटल एम है, लेंथ एल है, रेस्ट ऑन टू सपोर्ट अ बॉल ऑफ मास m that is m by 3 are placed at distance l by 8 फ्रॉम द सेंटर से जैसा हमको दिख रहा है, तो l by 8 पर हमने उसको रखा है। हमको रिएक्शन फाइंड करना है ना। तो ये अभी हमने लास्ट 60 क्वेश्चन किया था, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। और यहाँ पर अब जो रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर लगेगी। तो एक रिएक्शन R1 हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं और दूसरा रिएक्शन R2 कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो रिएक्शन है ये इक्वल क्यों नहीं होगी। इक्वल इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फोर्स लग रहे हैं वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो यहाँ पर नीचे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कैपिटल M इंटू जी, और इस बॉल के कारण एक और फोर्स यहाँ पर लगेगा, दैट इज mg डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो यहाँ पर वर्टिकल डाउनवर्ड mg प्लस mg बाई 3 फोर्स लग रहा है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो टोटल हो जाएगा 4mg, कैपिटल M यहाँ पर यूज करेंगे, 4mg डिवाइडेड बाई 3, जो कि ठीक है, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, एक सेंटर पर लग रहा है और एक सेंटर से l/8 डिस्टेंस पे लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम एक इक्वेशन लिखे कि वर्टिकल अपवर्ड फोर्स दैट इज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स दैट इज 4mg डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बना। इस इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पर R1 R2 का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, हमें टॉर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो हम टॉर्क बैलेंस करते हैं ए के अबाउट टॉर्क बैलेंस करने से हमको फायदा मिलेगा कि R1 का टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि वो ए से ही पास हो रहा है, मतलब उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी, तो उसका टॉर्क हो जाएगा 0। यहाँ पर अगर हम अब टॉर्क बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करें, बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क का कॉन्सेप्ट अगर हम यूज करें, तो यहाँ पर अबाउट ए देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो mg और mg/3 का टॉर्क है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और R2 का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि mg इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर l/2 में से l/4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मिल रहा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मिल रहा है वो l/4 मिलेगा mg का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं l/4। ओके, अच्छा, mg/3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? mg/3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? तो वो होगा l/4 प्लस l/8, क्योंकि सेंटर से और आगे है वो l/8, तो सेंटर का डिस्टेंस तो l/4 था ही सही, उसमें l/8 और हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पर R1 का टॉर्क हमको मिलेगा, सॉरी R2 का टॉर्क, दैट इज R2 इंटू उसका डिस्टेंस कितना होगा? तो वो डिस्टेंस हमको मिलेगा l/4 प्लस l/4, दैट इज l/2। ओके, ये कैलकुलेशन है सिंपल सा कि अगर हमको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है तो सेंटर तक l/4 और फिर वहाँ तक सेंटर से जाने में l/4, तो l/2 हो जाएगा। l यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, हमको मिलेगा mg/4 प्लस mg डिवाइडेड बाई 3, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3l तो कैंसिल हुआ, डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू R2, l कैंसिल हो गया 1/2। ओके, हम 2 से यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं इसे, तो 2 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा, ये 4 टाइम। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल रहा है इधर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 6/12, इट विल बिकम 3/12, सो 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9mg डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू R2। तो R2 का वैल्यू हमको मिल रहा है यहाँ से 3mg डिवाइडेड बाई 4। R2 का वैल्यू हमको मिला, तो R1 का वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। R1 का वैल्यू क्या होगा? R1 का वैल्यू होगा 4mg बाई 3 माइनस 3mg बाई 4। ओके,
So 16 minus 9, that is equal to 7 mg by 12. So that is the value of R1. ओके, तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि कैसे हम टॉर्क के कॉन्सेप्ट की हेल्प से रिएक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने टेंशन फाइंड किया था, इस क्वेश्चन में हमने रिएक्शन फाइंड किया। इसी टाइप के और लॉजिकल और क्रिटिकल क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि है chitraeducation.co.in, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा।